नेपाल में लगी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। काठमांडू में अभी भी जगह जगह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही के निशान हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है। फिलहाल कोई सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भाग चुके हैं, इसलिए आर्मी ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया है। काठमांडू में कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। सरकारी अफसरों ने काम शुरू कर दिया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की। कल की हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जो बिल्डिंग्स जलाई गई थी, जिस सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उन्हें ठीक करने, सड़कों पर फैली गंदगी और मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। कल काठमांडू में जो आगजनी और लूटपाट हुई थी, उससे आज आंदोलन करने वालों ने पल्ला झाड़ लिया। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि आंदोलन करने वालों के बीच कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे। उन्होंने आंदोलन को कमजोर करने के लिए आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की। अब काठमांडू में सफाई के साथ साथ सुलह की कोशिश भी शुरू हो गई है। काठमांडू की सड़कों पर सफाई का काम चल रहा है। जली हुई कारें, टूटे हुए बैरिकेड्स, खाक हो चुकी प्रॉपर्टी की राख बटोरी जा रही है। अब नेपाल को कौन चलाएगा, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है। जेन जी मूवमेंट में शामिल आंदोलनकारियों ने आज अगली सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। अंतरिम सरकार की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर सुशीला कार्की, सुदान गुरुंग, बालेंद्र शाह और रवि लाचिमाने जैसे कई नाम चर्चा में आए। ये लोग कौन हैं, आंदोलनकारियों की पसंद क्यों है, इनको लेकर सेना का रुख क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इस वक्त नेपाल में हालत क्या है। काठमांडू में जो आग कल शाम लगाई गई थी, वो आज भी सुलग रही है। पिछले 24 घंटों में नेपाल की सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो कालिख पोती गई, उसे मिटाने में शायद कई बरस लग जाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काठमांडू के सबसे आइकॉनिक 5 स्टार होटल हिल्टन की है। आंदोलनकारियों ने इस होटल को जलाकर खाक कर दिया। हिल्टन होटल से आज भी धुआं उठता दिखाई दिया। हिल्टन होटल काठमांडू के सबसे सिक्योर जोन में है। पुलिस मुख्यालय और नेपाल सरकार का सेक्रेटेरिएट यानी सिंह दरबार भी हिल्टन होटल के पास ही है। लेकिन बेकाबू भीड़ ने इतने सिक्योर जोन में घुसकर हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। असल में सारा गुस्सा नेताओं के खिलाफ था, इसलिए जिस प्रॉपर्टी के बारे में आंदोलनकारियों को लगा कि वो नेताओं की है, उसे चुन चुनकर निशाना बनाया गया। हालांकि हिल्टन होटल किसी लीडर का नहीं है, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि हिल्टन होटल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बेटे जयवीर की हिस्सेदारी है। इसीलिए प्रदर्शनकारी इस होटल के आसपास इकट्ठा हुए और इसे आग के हवाले कर दिया। जैन जी आंदोलनकारियों ने हिल्टन होटल को तो जला दिया, लेकिन इन तस्वीरों से नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री को जो झटका लगा, उससे उबरने में नेपाल को कई साल लगेंगे। नेपाल की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म सेक्टर है। काठमांडू में नेपाल के सबसे बड़े और सबसे मशहूर सुपरमार्केट भाट भटेनी को भी जला दिया गया। दावा यह किया गया कि सुपरमार्केट में ज्यादातर प्रॉपर्टी पूर्व प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड की है, इसलिए इस मार्केट में पहले लूटपाट हुई, इसके बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। मार्केट में जो गाड़ियां पार्क थी, उन्हें भी जला दिया गया। अब आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जली हुई गाड़ियां और दुकानें कल की हिंसा की गवाही दे रही हैं। नोट करने वाली बात यह कि काठमांडू में जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन या अराजकता का माहौल होता है, तो इस सुपरमार्केट को टारगेट किया जाता है। इसी साल मार्च में जब काठमांडू में राजशाही के सपोर्ट में आंदोलन हुआ था, तब भी भाट भटेनी सुपरमार्केट पर हमला किया गया था और करीब 1 करोड़ का सामान लूट लिया गया था। और जैन जी मूवमेंट के दौरान भी इसे ही निशाना बनाया गया।
हालांकि आज काठमांडू में पूरी तरह सन्नाटा है, सड़कें सूनी पड़ी हैं। सेना ने कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों से घरों में रहने को कहा है, लेकिन हिंसा और आगजनी के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर काठमांडू में एक कार के शोरूम की है। शोरूम में खड़ी ब्रांड न्यू कारें अब राख में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया, एक लाइन से सबको जला दिया गया। सरकारी और प्राइवेट व्हीकल्स में कोई अंतर नहीं किया गया, सारी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। आंदोलन की आड़ में दंगाइयों ने दुकानों को लूट लिया। सामान लूटने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सबसे दुख की बात है कि जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ वो इतने डरे हुए हैं कि न तो आंदोलनकारियों के खिलाफ कुछ कह सकते हैं और न ही नेताओं के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सत्ता में तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह लूटपाट और आगजनी की गई वो सही संकेत नहीं है। जिन इमारतों को फूंका गया वो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, जो नुकसान हुआ वो नेपाल का हुआ। देशले एउटा गति त लेला अब छुटे। ये देश अब नई दिशा में जाएगा। अब तक लोगों पर सियासी दलों का प्रभाव था और उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। इस आंदोलन से इन राजनीतिक दलों को एक बड़ा सबक मिलेगा। उन्हें यह समझना होगा कि देश और नागरिक सबसे बड़े हैं, उन्हीं की भलाई के लिए काम करना होगा। आंदोलन को तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी हुई उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति को जलाना और नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, लेकिन हम सब इस बात से सहमत हैं कि बदलाव जरूरी था। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का यह हाल है तो सरकारी इमारतों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कल मैंने आपको राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को जलाने की तस्वीरें दिखाई थी, और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जलते हुए सिंह दरबार की है। सिंह दरबार नेपाल सरकार का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। नेपाल की सरकार यहीं से चलती है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। इस भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। 122 साल पुराने इस महल को 1903 में बनाया गया था। 50 हेक्टेयर में बने सिंह दरबार में करीब 1700 कमरे हैं। इस सिंह दरबार ने कई भूकंप देखे, कई प्राकृतिक आपदाएं झेली और ये शान से खड़ा रहा। ये काठमांडू का ऐतिहासिक सिंबल है, लेकिन इस बार जैन जी के आंदोलन ने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के साथ साथ सिंह दरबार को भी जलाकर खाक कर दिया। हैरानी की बात है कि आंदोलनकारियों ने जेल में बंद रवि लक्ष्मण जैसे कुछ नेताओं को रिहा करवा लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर हजारों कैदी, हजारों अपराधी जेलों से भाग निकले। नेपाल के 18 जिलों में कल जेल ब्रेक हुआ। 13,000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। जिन अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशन पर धावा बोला गया। 550 से ज्यादा अपराधी पुलिस के चंगुल से भाग गए। नेपाल पुलिस ने आज ऑफिशियली बताया कि पूरे देश से 13,752 अपराधी कल हुए आंदोलन के दौरान फरार हो गए। पूरे नेपाल में जेल तोड़कर भागे अपराधियों की तलाश की जा रही है। चितवन, कंचनपुर, कैलाली, जुमला, बैद्दी, ललितपुर, जलेश्वर और कास्की समेत 1.5 दर्जन जिलों की जेल से कैदियों के भागने के वीडियो आए हैं। ताजा खबर यह है कि नेपाल पुलिस ने जेल से फरार करीब 1000 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब पकड़े गए कैदी खुद को पॉलिटिकल प्रिजनर बता रहे हैं, लेकिन आर्मी वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और सबको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर दोबारा जेल में डाल दिया। हालांकि हजारों कैदी अभी भी फरार हैं और उनकी बड़ी मुस्तैदी से तलाश की जा रही है। इस बीच काठमांडू में आज सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दी। सड़कों पर सेना गश्त करती हुई दिखी। काठमांडू में आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। आंदोलनकारी आज सड़कों पर नहीं निकले। जैन जी आंदोलन के कई युवा इस बात को लेकर अफसोस भी जता रहे हैं कि उनका आंदोलन बेकाबू हो गया। कुछ तो इस मूवमेंट को हाईजैक करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को जलाना, दुकानों में लूटपाट और होटल्स में आग लगाना उनके एजेंडे में कहीं नहीं था।
हालांकि इस वक्त सब कुछ सेना के हाथ में है। सेना का फोकस 2 मुद्दों पर है। पहला, कानून व्यवस्था को बहाल करना, रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लौटाना, और दूसरा ये तय करना कि देश अब कौन चलाएगा, नेपाल की कमान किसके हाथ में होगी। कानून व्यवस्था रिस्टोर करने में तो सेना के जवान लगे हैं, लेकिन सरकार के गठन के इशू पर आर्मी ने आंदोलन करने वालों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। जेनजी मूवमेंट में शामिल लोगों ने सेना के साथ मीटिंग से पहले अपनी रणनीति तैयार की। आंदोलनकारियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मीटिंग 4 घंटे तक चली। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करे, इस पर खूब चर्चा हुई। कई नामों का जिक्र हुआ, क्योंकि कल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंगडेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या दुर्गा प्रसाई से बात करनी चाहिए, लेकिन युवाओं ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। मीटिंग में तय किया कि नेपाल में अंतरिम सरकार का जो भी मुखिया होगा वो किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा हो, क्योंकि आंदोलन का मकसद गैर राजनीतिक था। नेपाल को मौजूदा करप्ट नेताओं के चंगुल से मुक्त करना था। इस क्राइटेरिया में 4 नाम सामने आए। पहला, नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का। दूसरा, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का। तीसरा, हामी नेपाल एनजीओ चलाने वाले सुदन गुरंग का। और चौथा नाम था नौजवान नेता सागर थकाल का। मीटिंग में जस्टिस सुशीला कार्की के नाम को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। 31% लोगों ने सुशीला कार्की के नाम को सपोर्ट किया, जबकि 27% लोगों ने बालेंद्र शाह के नाम को आगे बढ़ाने की बात कही। चूंकि जस्टिस सुशीला कार्की को ज्यादा वोट मिले, इसलिए यह लगभग तय हो गया कि सरकार के गठन को लेकर जब सेना से बात होगी तो सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपने का प्रस्ताव रखा जाएगा। This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Again, her age is 75 around. So the voice of youth is to lead the nation by the youth. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में ये कहा जाता है कि उनका भारत से काफ़ी कनेक्शन है। 73 साल की सुशीला कार्की ने BHU से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है। 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करप्शन के कई केसेस पर सख्त फैसले दिए। नेपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। जस्टिस सुशीला कार्की के रुख से नाराज होकर 2017 में नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाई, लेकिन जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और जनता के प्रेशर में महाभियोग अभियान प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। क्योंकि जस्टिस सुशीला कार्की ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए नौजवानों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आज जब अंतरिम सरकार को लीड करने वाले नेताओं की बात हुई तो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद जस्टिस सुशीला कार्की बनी। सुशीला कार्की ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी उन नौजवानों के परिवारों को सपोर्ट करना जो इस आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना, और ये चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। सुशीला कार्की के अलावा दूसरा नाम आया बालेंद्र शाह का। 35 साल के बालेंद्र शाह नेपाल में बालेंद्र शाह के नाम से मशहूर हैं, काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल के नौजवान पीढ़ी में उनके प्रति जबरदस्त क्रेज है। बालेंद्र शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है, छवि बेदाग है। उन्होंने काठमांडू में करप्ट अफसरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, इसलिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। बालेंद्र शाह को टाइम मैगजीन ने पिछले साल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। बालेंद्र शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए
पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं, जिससे नौजवान पीढ़ी उनको फॉलो करती है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनमें बालन शाह भी थे। नेपाल में लीडरशिप को लेकर एक और शख्स की चर्चा है और यह नाम है सुदन गुरुंग का। सुदन गुरुंग सोशल एक्टिविस्ट हैं और हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाते हैं। 2015 में जब काठमांडू में भूकंप आया उस वक्त गुरुंग ने सोशल मीडिया के जरिए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया, हजारों नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ा और इसके बाद 2020 में कोरोना के दौरान गुरुंग ने इसी तरह लोगों की मदद की। इसके बाद उनकी एनजीओ हामी नेपाल नौजवानों में लोकप्रिय हो गया। सुदन गुरुंग नौजवानों के नेता बन गए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ नेपाल में इनफ इज इनफ मूवमेंट चलाया। इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुदन गुरुंग की सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने जेन जी मूवमेंट को दिशा तय की और उन्होंने नौजवानों को बताया कि आंदोलन के दौरान वो स्कूल की ड्रेस में आए और साथ में किताब और बस्ता भी लेकर आए, जिससे मैसेज आए कि आंदोलन शांतिपूर्ण है। इसके बाद 8 सितंबर को एक वीडियो के जरिए सुदन गुरुंग ने 3 मांगे रखी थी। इन मांगों को नॉन नेगोशिएबल बताया गया। गुरुंग की पहली मांग थी प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा हो, ये हो चुका। दूसरी मांग थी युवाओं पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हो, उन्हें सजा दी जाए। और तीसरी मांग है कि अंतरिम सरकार हो। सुदन गुरुंग ने कहा ये युवाओं का आंदोलन है, इसलिए युवा ही तय करेंगे कि सरकार को कौन लीड करे और इसमें कौन कौन शामिल होगा। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। नेपाल में कल की आगजनी, लूट और दंगों की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जेन जी के लोग आज कह रहे हैं कि हमने कहीं आग नहीं लगाई। वो इसके लिए राजनीतिक दलों को ब्लेम कर रहे हैं। पर कल 120 साल पुराने ऐतिहासिक सिंह दरबार में आग लगाई गई। राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया। सबसे प्रसिद्ध हिल्टन होटल से लपटें उठती हुई दिखाई दी। इन जगहों पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, उनकी बातें सुनकर यह बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। ये तो बेकाबू भीड़ थी जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। जेन जी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आग लगाने वालों को रोकता दिखाई नहीं दिया। आग लगाने वालों को नेपाल की विरासत, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की अर्थव्यवस्था का कोई ख्याल नहीं था। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया उसे ठीक करने में बरसों लग जाएंगे। जिन केपी ओली की वजह से यह सारा आंदोलन खड़ा हुआ, उनके बारे में पता चला कि अब वो दुबई पहुंच गए हैं, प्रोटेस्ट करने वालों की पकड़ से बाहर हैं। अब सरकार कौन चलाएगा इसको लेकर भी असमंजस है। जेन जी की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सजेस्ट किया गया था, पर दूसरे ग्रुप ने इसे वीटो कर दिया। अब आर्मी के सामने किसी एक नाम पर सहमति बनवा पाने का चैलेंज है, जो टेढ़ी खीर लगता है। एक बड़ी चिंता है उन क्रिमिनल्स को लेकर जिन्हें जेल तोड़कर रिहा कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर अपराधी हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो इक्का दुक्का हैं। ये अपराधी, ये क्रिमिनल्स भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये बॉर्डर पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं।